हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 जैव प्रक्रम, जिसमें हमने पोषण, श्वसन, वहन तंत्र पढ़ लिए हैं। अब वहन तंत्र के आगे हम अध्ययन करेंगे उत्सर्जन तंत्र का, कि किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का निराकरण शरीर में होता है। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। हमने पढ़ा था कि रुधिर है वह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन भी करता है और आवश्यक पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है। तो उत्सर्जन क्या हुआ कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब यह उत्सर्जन पसीने के द्वारा भी हो सकता है, मूत्र द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रकार का सिस्टम हमारे शरीर में चलता है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं मानव शरीर में उत्सर्जन। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं। वह हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को त्याग करने में सहायक होता है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दायां वृक्क और बायां वृक्क, हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, जिसे किडनी कहते हैं ना। तो ये किडनी है, 2 किडनियाँ होती हैं। इन किडनियों से देखिए महाधमनी और महाशिराएं जुड़ी रहती हैं, जो शुद्ध रक्त को लाती हैं। छन करके इसमें से जो अपशिष्ट बचता है वो मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग से त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सिस्टम होता है। किडनियाँ हैं, ये रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको छानने का कार्य करती हैं और छन करके अपशिष्ट है वो बाहर त्याग कर दिया जाता है। हम इसकी संरचना पढ़ते हैं, फिर इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ और अधिक क्लियर हो जाएगी। देखिए संरचना में कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होते हैं। ठीक है, ये था इसकी संरचना। अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे अपशिष्ट पदार्थ इसके द्वारा निष्कासित होते हैं। देखिए मूत्र बनने की प्रक्रिया, कि मूत्र का उद्देश्य रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। यूरिया या यूरिक अम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट को वृक्क में रुधिर से अलग किया जाता है। यानी रुधिर के अंदर जो भी नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं वे इस किडनी में, ठीक है, किडनी से इसमें अलग किए जाते हैं। अब अलग करने के क्या होते हैं, जैसे अपन चाय छानने की छलनी होती है, उसी प्रकार का सिस्टम इसके अंदर होता है कि असंख्य छलनियाँ होती हैं, जिसमें से ये अपशिष्ट छन करके मूत्रवाहिनी में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करें, फिर हम वृक्काणु आगे इस छलनी नलिका को पढ़ते हैं। देखिए वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, जो इसमें छलनी होती है वे नेफ्रॉन कहलाती हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसकी संरचना को ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार सिरे के अंदर होता है। यह छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। देखिए इस प्रकार से वृक्काणु की संरचना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे आप ध्यान में रखिए। ये सिंपल एक जो छलनी है उसकी संरचना को दिखाया गया है। ये जो किडनी है ये ऐसी असंख्य छलनियों से बनी होती है। देखिए किडनी की कार्ड आप देख सकते हैं, इस प्रकार का किडनी का कार्ड होता है जिसके अंदर ये वृक्काणु स्थित होते हैं, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से वृक्क की एक धमनी की शाखा आती है। ठीक है, यहाँ बोमन संपुट, इसमें छोटी छोटी छलनियाँ होती हैं जिसको छानने का कार्य करती हैं। यह वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है। देखिए रुधिर इसमें से जाता है तो प्रत्येक सिरे से छनता हुआ जाता है। जो अशुद्ध रक्त है वो इस प्रकार से आएगा और शुद्ध रक्त यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वृक्क शिरा, ये संग्राही वाहिनी, ये सारी संग्राहक वाहिनियाँ होती हैं, ये एक जगह से सारी मूत्र वाहिनियों के अंदर खुलती हैं। ठीक है, संग्राहक वाहिनियाँ प्रत्येक नेफ्रॉन की कहाँ से जुड़ी होती हैं, मूत्र वाहिनियों से, जो इसको इकट्ठा करती है। तो इस प्रकार से रक्त, अशुद्ध रक्त यहाँ से आएगा और इस छलनी में से, इस पूरी चालनी नलिका में से छलेगा और छन करके शुद्ध रक्त, देखिए रेड वाला शुद्ध है जो महाधमनी में जाता है, ये शुद्ध रक्त इसके अंदर प्रवाहित होता है और अशुद्ध यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। अब इसमें देखिए कि प्रारंभिक निस्यंदन, यानी एक बार छनने में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल व प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं।
जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इसमें से चयनित पदार्थों का पुनर्अवशोषण हो जाता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र लंबी मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, यानी एक बार छनेगा तो कुछ पदार्थ रह जाएंगे, फिर जैसे जैसे देखिए इतनी लंबी बेलनाकार संरचना ऐसी है, इन नलिकाओं में जैसे जैसे छनेगा वैसे वैसे रक्त एकदम प्योर होता चला जाएगा और जो बच जाएगा अपशिष्ट वो इस संग्राहक वाहिनी में आ जाएगा और वो मूत्रवाहिनी में प्रवेश कर जाएगा। फिर आता है मूत्राशय। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, यानी धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से ये भाग मूत्राशय में इकट्ठा होता जाता है और तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक कि क्या हो, दाब अधिक ना हो जाए, और दाब अधिक हो जाता है तब मूत्र त्याग के द्वारा इन अपशिष्टों को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। अब यहाँ पर एक टर्म आती है जिसे जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, जिसे हमें ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है। जैसे डायलिसिस सुना होगा आपने, तो डायलिसिस में क्या होता है, किडनियों की जो छलनी नलिकाएं हैं ये खराब हो जाती हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती, और अगर ये अपशिष्ट शरीर में बहुत अधिक इकट्ठे होते जाएं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, किडनी को तो सेफ रखना हमें ज़रूरी है, लेकिन मान लो किसी कारणवश ख़राब हो जाए, जैसे अतिरिक्त मादक पदार्थों का सेवन हम करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या विषैले तत्वों का सेवन करते हैं, तो ये जो चालनी नलिकाएं हैं इनकी क्रियाशीलता ख़त्म हो जाती है। इसके लिए किया जाता है डायलिसिस। हमने नाम सुना होगा, डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस एक कृत्रिम प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने का एक कृत्रिम है, जिसमें देखिए क्या सिस्टम रहता है, सुइयों के द्वारा शरीर से ये अपरेटस जोड़ दिया जाता है जिसमें छलनी लगी होती है, तो ब्लड है वो सारा का सारा इसमें आता है और प्योर होकर के वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम इसके अंदर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब हम पढ़ते हैं पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, पादपों में उत्सर्जन। थोड़ा बहुत हम अध्ययन कर चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन जैसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, जैसे पेड़ों से गोंद तोड़ करके लेते हैं तो वो गोंद भी एक तरह का अपशिष्ट होता है। तो देखिए कि पादप प्रकाश संश्लेषण से जनित ऑक्सीजन वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के क्षय तथा गोंद रेजिन आदि के रूप में उत्सर्जन करते हैं, और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। जैसे जड़ है, जड़ से अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा तो वो मृदा में ट्रांसफ़र होता जाएगा। मेन है ऑक्सीजन के द्वारा हो गया, वाष्पोत्सर्जन जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में निष्कासन, पत्तियां हैं जैसे पत्तियों का झड़ना, तो उससे भी क्या होता है, जैसे उस पत्ती के अंदर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो गया, पत्ती खराब हो गई और वो झड़ जाती है। गोंद है, ये भी हमें पादपों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पादप में से उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ अंतर लिखे हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था पोषण, जिसके अंदर हमें स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को ध्यान में रखना है। साथ में हमारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में हम इन्हें ध्यान भी रख लेंगे। तो फर्स्ट है स्वपोषी पोषण। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे ग्रहण किए जाते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थ, निर्माण होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों का। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहती है और इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति है, इनका रंग हरा होता है। तो पौधे किस कैटेगरी में शामिल होते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते। विषमपोषी हैं, ये जीव भोज्य पदार्थों हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक, अमरबेल, मनुष्य। ये कार्बनिक पदार्थ व ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये कुछ अंतर हैं स्वपोषी और विषमपोषी के अंदर, जिन्हें आप ध्यान रखिए और नोट करिए। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करना है। वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय नाम से स्पष्ट है, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है, CO2 व जल प्राप्त होता है। हमने अभी क्रिया देखी थी। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, जिसमें ये संपन्न होता है। ठीक है, मनुष्य में है वह इस प्रकार का श्वसन ही पाया जाता है। कभी कभी कौन सा पाया जाता है, अवायवीय श्वसन, कब, जब हार्ड वर्कआउट कर लिया जाता है। तो ये वायवीय श्वसन। सेकंड है अवायवीय श्वसन। अवायवीय यानी वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तभी तो अवायवीय हो गया।
इसमें अल्कोहल व CO2 प्राप्त होते हैं और यह यीस्ट कोशिका में संपन्न होता है। जो स्पंजी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें यह प्रयुक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यह था हमारा चैप्टर 6 जैव प्रक्रम, जिसके मुख्य भाग कौन से थे। ये जो तंत्र हैं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वहन है, हमें इन तंत्रों को मोस्ट इम्पोर्टेंट वे में ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से ही आता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न लगभग हमने इस चैप्टर में कवर कर ही लिए, फिर भी हमें एक बार रिवाइज तो करना ही है। ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए नेफ्रॉन वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से है क्या? श्वसन से है? उत्सर्जन से है? परिवहन से है? तो ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, जिसे हमने आज की क्लास में पढ़ा है। तो इसका उत्तर तो आप सबको ध्यान होना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम आपको बताया था, जाइलम यानी जल, तो ये किसका वहन कर देगा? जल का वहन कर देगा। बाकी भोजन और खाद्य पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जिसमें अपना भोजन खुद बनाया जाता है, और ऐसा कौन करते हैं? पौधे। तो देखिए CO2 व जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इन तीनों तत्वों की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी तत्व होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। देखिए पाइरूवेट का वह विखंडन जिसमें CO2 और जल प्राप्त हो, तो वह कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, वहाँ पर ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है देखिए कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्र आंत में होता है। वसा पाचन के लिए भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से जुड़ा होता है अग्नाशय, जो इस वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। और वसा किस में कन्वर्ट हो जाती है? वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनके आंसर हम पहले लिख चुके हैं, तो आप इन छोटे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। इन्हें आप लिख भी सकते हैं, बड़े क्वेश्चन है उनको साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। कुछ नया क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी, जिससे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लार कहाँ से उत्पन्न होती है? लाला ग्रंथि से। और लार में एंजाइम कौन सा होता है? एमिलेज एंजाइम। वह क्या करता है? मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है, और जीभ इसको मिक्स कर देती है ताकि उसका पाचन जो है वो आगे इजीली होता रहे। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं। हमने अभी एबेसादा में भी इसको कवर किया था कि स्वपोषी में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है। और स्वपोषी पोषण के फलस्वरूप हमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए वायवीय व अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो हमने अभी अंतर पढ़े ही थे वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर, और जीवों के नाम आप बता ही सकते हैं। किसके अंदर होता है? ये यीस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं। जो कुपिकाएँ होती हैं, कुपिका कोश हैं, वे गैसों का विनिमय कैसे करते हैं? वे वायु को ग्रहण करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन युक्त को तो शरीर की तरफ भेज देते हैं, CO2 होती है उसको वापस नाक के द्वारा बाहर निकालने में ये सहायक रहती हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का बहुत ही एक आवश्यक तत्व है, जिसमें लोह पदार्थ पाया जाता है। जब इसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हमें थकान महसूस होती है, कमजोरी भी महसूस होती है, और एनीमिया एक रोग है, वह रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण सिस्टम क्या हुआ कि रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना ही दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। और यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह क्या करता है?
शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है और अशुद्ध रक्त को किडनी में से छन करके वापस हृदय तक आता है, फिर वहाँ से CO2 का निष्कासन किया जाता है। देखिए, रक्त में जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यूरिया, यूरिक अम्ल ये मिक्स हो जाते हैं तब पहले रक्त जाएगा किडनी में, वहाँ से छन करके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे अलग नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ पे आएगी, वापस फेफड़ों में आएगी, वहाँ से यहाँ पे बाहर ट्रांसफ़र होती है। तो रक्त के पूरे शरीर में अच्छे प्रकार से संचरण के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट, जाइलम व फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो यहाँ आप अंतर देख सकते हैं। जाइलम है वह जल को विभिन्न भागों तक लेकर के जाता है और फ्लोएम वो पादप के भोजन और अन्य खनिज लवणों का एक जगह से दूसरी जगह पर वहन करता है। तो आप यहाँ से देख करके अंतर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखिए कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्कक में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। देखिए, सिंपल है, हमने दोनों की संरचनाएं पढ़ रखी हैं। थोड़ा सा अंतर देखिए कि फुफ्फुस में जो कुपिकाएं हैं वह क्या करती है, गैसों के परिवहन में सहायक है, और वृक्कक में वक्राणु क्या करता है, जो यूरिक अम्ल है उनको छानने का कार्य करता है। ठीक है, और क्रियाविधि में तो अंतर हो ही गया कि वृक्काणु क्या करेगा, अशुद्ध रक्त आएगा जिसमें यूरिक और यूरिक अम्ल जुड़े हुए हैं, उनको छान करके मूत्र का निर्माण कर देगा। और फुफ्फुस की कुपिकाएं क्या करती है, जो रक्त आता है जो CO2 युक्त होता है उसमें से CO2 को वापस बाहर की तरफ निष्कासित कर देती है। तो ये इनके मेन रचना और क्रियाविधि है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RBSC और CBSE के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनमें देखेंगे कि एक ना एक तंत्र हर एग्ज़ाम में कंफर्म रहता है, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन हो, पाचन हो या कोई सा भी हो। तो आपको ये चारों तंत्र इस चैप्टर में से बहुत ही अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वयन। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।